हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो अभी अभी मैच खत्म हुआ है और क्या ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिला है सूर्य कुमार यादव से। मतलब क्या मारा है आरसीबी के गेंदबाजों को। मतलब ऐसा लगता है जैसे रन मारा नहीं, ऐसे फोड़ दिया है। प्यार से सभी उनको सूर्या भाऊ बुलाते हैं मुंबई के भाषा में, और सूर्या दादा भी बोलते हैं। और वाकई में आज दादागिरी दिखाई है आरसीबी के गेंदबाज के अगेंस्ट। मतलब कि 200 रन का चेज था और उसको उन्होंने 17वें ओवर से पहले ही 21 बॉल रहते ही ख़त्म कर दिया है। और मतलब ऐसा लगा कि अगर 250 भी आज आरसीबी बनाती था तब भी कम पड़ जाते। और मतलब बार बार एक चीज़ में बार बार बोल रहा था कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे भेजो, कैमरन ग्रीन को नीचे करो, और वही हुआ आज। जैसे पहला विकेट गिरा है, सूर्य कुमार यादव आए हैं नंबर 3 पे और भाई ने अपना क्लास दिखाया है। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया है। एक वक्त पे जब 2 विकेट गिर गए थे मुंबई इंडियंस के, ईशान और रोहित दोनों आउट हो गए थे, लग रहा था कि मैच कहीं फंस ना जाए और मुंबई इंडियंस कहीं ये मैच हार ना जाए 200 रन के चेज़ में। लेकिन सूर्य कुमार यादव मतलब वहीं पे आते हैं और क्या बैटिंग की है उन्होंने। 83 रन किए हैं केवल, और केवल 35 गेंदों पे 7 चौके और 6 छक्के मारे हैं। 237 का स्ट्राइक रेट है। लिटरली मतलब जो एक चीज़ हम देखते हैं ना कि जैसे विराट कोहली के बैटिंग में दिखता है कि वो फील्ड को खेलते हैं। मतलब उनके साथ हमने ये चीज़ देखा है कि उनको आइडिया रहता है कि 11 के 11 फील्डर, मतलब एक गेंदबाज तो डाल रहा होता है, एक कीपर होता है, बाकी 9 फील्डर कहाँ पे खड़े होते हैं। सारे के सारे गैप्स उनको मालूम होते हैं और उसी गैप के अंदर वो बॉल डालते हैं। 1 रन भाग जाते हैं, 2 रन भाग जाते हैं, 3 रन भाग, मतलब जो रनिंग बिटवीन द विकेट होता है उनका वो क्लासिकल होता है। उनको एग्जैक्टली फील्ड का आइडिया होता है। ठीक वैसे ही सूर्य कुमार यादव उसका अपोजिट है कि उनको भी पता होता है कि वो 9 फील्डर कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उसको वो गैप पता होता है कि किस गैप में मारूंगा, चौका छक्का मारूंगा, कहाँ पे फील्डर ऊपर ले रखा है उसके ऊपर से मारूंगा, कहाँ पे फील्डर नीचे है तो गैप में मारूंगा। और एग्जैक्टली जो वो फील्ड के साथ खेलते हैं, लिटरली वो बॉलर के बॉल के साथ नहीं खेलते, वो फील्ड के साथ ही खेलते हैं। सपोज आप जिस जगह पे फील्डर नहीं रखे होते ना उसी जगह पे मारते हैं। मजबूर करते हैं कप्तान को, बॉलर को प्लान चेंज करे और उस जगह पे फील्डर लेके जाए, और उस जगह पे जहाँ से वो फील्डर हटाते हैं उसी जगह पे फिर से मारते हैं। तो मतलब लिटरली ये कि वो मजबूर करते हैं बॉलर को कि मैं जिस एरिया पे खेल रहा हूँ आप उसी एरिया पे बॉल डालो। और गेंदबाज भी कंफ्यूज हो जाता है, और वो भी क्या होता है कि एक लाइन और लेन पे स्टिक कर नहीं पाता है। लगातार आप देखोगे 5 या 6 बॉल जो कि अलग अलग कोशिश करता है, और इस चक्कर में 360 डिग्री का व्यू उसको मिल जाता है कि हर जगह पे शॉट खेलते हैं। और आई थिंक आरसीबी के अगेंस्ट तो एक स्पेशली सूर्य कुमार यादव का एक अलग ही जोश से बैटिंग करते हैं। आपको याद होगा वो जो मैच हुआ था विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जब आमने सामने आए थे, तब शायद सूर्य कुमार यादव ने इंडिया भी खेला नहीं होगा, शायद इंडिया डेब्यू नहीं हुआ था। लेकिन अब जो कि आप देखो कि साथ में काफ़ी कुछ खेल चुके हैं। और आज देखिए ऐसी इनिंग्स थी, मतलब सामने वाला टीम, सामने वाला प्लेयर भी आपको अप्रिशिएट करेगा। और जब वो आउट होकर अंत में गए हैं, विराट कोहली अप्रिशिएट किया है। इवन होल जो क्राउड था वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है सूर्य कुमार यादव को। तो ज़बरदस्त पारी रही है। मतलब आरसीबी मैच हार गई है 20-21 बॉल रहते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कशन उनके बॉलिंग के ऊपर होनी चाहिए। ख़राब बॉलिंग उन्होंने की, बैटिंग से भी 20-22 रन कम बनाए, लेकिन जो इनिंग सूर्य कुमार यादव ने खेल दी है आज पूरा का पूरा, एक तरीके से वो कहते हैं ना कि वो आज के पोस्टर बॉय हैं, और वो एक तरीके से सारा का सारा डिस्कशन उन्हीं के ऊपर होगा। तो खैर हम पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव के अलावा आप देखो पहले पारी में आरसीबी से आप देखो मैक्सवेल और फैब का ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिला। बाद में ईशान किशन ने भी एक ज़बरदस्त पारी खेली। निहाल वडेरा भी जो एक और ज़बरदस्त सुपरस्टार ओवर के आए हैं तिलक वर्मा के बाद। और ये शो करता है मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग की जो ख़ास चीज़ रही है। और एमआई कभी भी आप देखो कि वो कभी मतलब ठीक है 1-2 सीज़न उनके ख़राब जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा आगे के लिए सोचा ही है। और उसी वजह से आप देखो तिलक वर्मा पिछले सीज़न में आए, इस सीज़न निहाल वडेरा आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्ट उन्होंने एक तरह से फ्यूचर में किया है यंगस्टर के ऊपर, वो एक तरह से काम आ रहा है, स्पेशली विद द बैट। बॉलिंग अभी भी हल्की है, लेकिन उसमें भी आप देखो कि एक आकाश मधवाल शायद आए हैं जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट लग रहे हैं। उन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की टुवर्ड्स द एंड, तो वो भी एक लग रहा है कि एक अच्छी साइनिंग है मुंबई के द्वारा। तो खैर उस चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मुंबई की स्ट्रेंथ हमेशा से रही है चेस करना, खासकर इस सीज़न में जहाँ पे उनकी बॉलिंग हल्की है लेकिन बैटिंग ज़बरदस्त है। स्पेशली मिड सीज़न से अगर आप देखो कि रिसेंटली जो 4-5 मैचेस रहे हैं उस पर आप खासकर देखो। हालांकि पिछला मैच जो चेन्नई के अगेंस्ट हुआ था
वहाँ पे वो फंस गए थे, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है। हालांकि चेन्नई की बॉलिंग थोड़ा बेहतर कर रही है, क्योंकि एम एस धोनी ने उस बॉलिंग ग्रुप को एक तरीके से इकट्ठा कर दिया है और सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस समन लाइक पथिराना जो स्टैंड आउट कर रहा है सीज़न में, इवन रविंद्र जडेजा जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, थिक्शना भी अच्छा कर रहे हैं, तो चेन्नई के पास फिर भी कुछ ऑप्शंस है जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं। तुषार देशपांडे को आप देख लो, वो लगातार अच्छा करते आ रहा है इस सीज़न इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग में। इकॉनमी भी ख़राब है लेकिन लगातार विकेट ले रहे हैं। दीपक चहर अच्छे फॉर्म में आ गए, उसी वजह से देखो। प्लस मुंबई उस मैच में पहले बैटिंग कर रही थी और कहीं ना कहीं दिमाग में यही सोच रहे थे कि एक बड़ा स्कोर बना है, उसी चक्कर में आप देखो प्रेशर में उन्होंने विकेट पावर प्ले में गवा दी और बाद में उस हिसाब से रन भी नहीं बने। प्लस ऐसा कहा कि एम एस धोनी का कैप्टन, उसका भी फ़र्क पड़ता है जिस तरह से वो गेम चलाते हैं। और बाद में ऑब्वियसली देखो कि इजी रन चेस था, लेकिन उसके बावजूद देखो कि जो बाकी कुछ मैचेस रहे हैं जहाँ पे उन्होंने रन चेस किया है, 200 का स्कोर हो या उससे भी ऊपर का स्कोर हो, बहुत इजीली रन चेस किया है। उसका रीज़न यही है, अच्छे सरफेसेस पे खेल रहे हैं। वानखेड़े पे एक मैच जो पंजाब के खिलाफ भी चेस किया था, वो शायद मोहाली में था, तो वो भी अच्छा बैटिंग पैराडाइज है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनका मिडिल ऑर्डर है, इसमें सूर्य कुमार यादव, इवन नेहाल वडेरा अभी फॉर्म में है, टिम डेविड आ गए हैं अच्छे फॉर्म में, कैमरन ग्रिम ने थोड़ी सी फॉर्म दिखाई है। सिर्फ रोहित शर्मा को अगर आप छोड़ दें इस टीम में, तो बाकी ऑलमोस्ट सभी ने बढ़िया बैटिंग किया है। हालांकि रोहित के भी 1 या 2 इनिंग्स ज़रूर आए हैं, लेकिन उनसे उम्मीदें और भी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस टीम इतना अच्छा कर रही है। फिर अगर आप देखो कि ऑब्वियसली आरसीबी की पहले बैटिंग आती है तो मुंबई के लिए अच्छा ही होता है। इस विकेट के ऊपर बहुत मुश्किल होता है एक तरह से डिफेंड करना, लेकिन अगर आप इस आरसीबी टीम को बहुत अच्छे से देखो तो शायद आप ये बोलोगे कि इनके पास बैटिंग में टॉप 3 हैवी है, लेकिन बॉलिंग तो इनके पास अच्छी है। तो कि पहले हम एक तरह से बैटिंग कर लेते हैं और बाद में डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2 मैचेस में अगर आप देखो आरसीबी की बॉलिंग बहुत ही घटिया रही है। 181 किए थे दिल्ली के अगेंस्ट, वहाँ पे बोल रहे थे कि हम 20 रन शॉर्ट रह गए। यहाँ पे भी 199 किए हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ था कि 15-20 रन शॉर्ट रह गए हैं। लेकिन एक्चुअल में आप देखो कि जो टीम ने रन चेस किए हैं वो 20 बॉल 22 बॉल रहते हुए रन चेस किया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से 40-50 रन और भी होते तब भी शायद वो चेज हो जाते। तो अब वही चीज़ है कि अभी मुझे याद, मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही जो मैच हुआ था राजस्थान और हैदराबाद का, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था जो बाद में पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है कप्तान का, उसमें जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्होंने संजू सैमसन जो राजस्थान के कप्तान, उन्होंने उनसे पूछा सवाल कि आपने 214 बना के हार गए, तो क्या आपने थोड़ा सा कम स्कोर बनाया था? तो उसमें संजू सैमसन रिप्लाई करते हैं, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन बट आई डोंट नो द आंसर। मतलब उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। क्या मतलब आप 214 रन बना के भी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद आप मैच हार जाओ, और उस दिन पता है आपको क्या हुआ था कि नो बॉल हो गया था, कैचेस छूटे थे, उसके बाद वो मैच हार गए थे। तो कभी कभार यही होता है कि हमें अक्सर लगता है कि बैटिंग से थोड़ा सा कम रहेगा। ये अक्सर होता है, हर एक टीम के साथ होता है कि जब सामने वाली टीम इतना अच्छा बैटिंग कर लेती है, रन चेस कर लेती है, हमें लगता है कि 15-20 रन शॉर्ट रह गए। कुछ कुछ इंस्टेंसेस में होता है ज़रूर। और वो दोनों ही जो आरसीबी के मैचेस हैं वहाँ पे आप कहोगे दोनों मैचेस में 15-20 रन जरूर शॉर्ट थे। लेकिन जिस तरह से पिटाई हुई है उस दिन में, फिल शॉट ने जिस तरह से मारा या मिच मार्श ने जिस तरह से उस दिन पिटाई की थी, और आज भी देखो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने पिटाई की, पहले ईशान किशन ने तो आके पावर प्ले में मारना स्टार्ट कर दिया, और निहाल वडेरा जो भी एक यंगस्टर है वो भी आके पिटाई कर रहा है। तो इस पिच के ऊपर आपको लगेगा कि शायद 240-50 भी होते वो भी कम पड़ जाते, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बॉलिंग बहुत ही ख़राब हुई है। चाहे वो सिराज हो जो उनके मेन गेंदबाज हो, पिछले 2 मैचेस में ख़राब हाल है। हर्षल पटेल, बार बार वही चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनके पास ऑप्शन है, इनके पास अच्छे आकाशदीप है, सिद्धार्थ कौल है, उनको ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, और हर्षल पटेल वही जो वो स्लो रन आके डालते हैं उसी को बैक करते जा रहे हैं। और वो अभी तो स्लो रन नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फुल टॉसेस बीमर डाल रहे हैं। और बाकी हर्षरंगा विकेट तो ले रहे हैं बट पिटाई भी मतलब उनकी हो रही है। आज हाफ सेंचुरी शायद उन्होंने भी पूरी कर दी है। और बाकी इनके पास तो वो जो मिडिल ऑर्डर है उसमें कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। केजीएफ को छोड़ दे टॉप में तो कुछ भी नहीं है उनके पास बैटिंग ऑर्डर में। एक दे के दिनेश कार्तिक है, वो भी आते हैं 15-20 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो खैर पूरी स्कोर कार्ड की बात करें तो आरसीबी 199 पर 6 फिनिश किया 20 ओवर में, और स्टार्टिंग बहुत ही ख़राब हुई थी। विराट कोहली पहले ही ओवर में शायद आउट हो गए थे, और अनुज रावत भी जो नंबर 3 पे आए थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे, 6 रन बनाए थे 4 बॉलों में। विराट के 1 रन थे 4 बॉलों में।
लेकिन ये उसी दिन जैसा हुआ जैसा कि चेन्नई के साथ भी हुआ था, जब आरसीबी ने मैच खेला था कि 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद फैप और मैक्सी ने पिटाई की थी। और यहाँ पे वही देखा, 41 में 65 है डुप्लेसिस के और मैक्सवेल के 68 है 33 बॉलों में। और एग्जैक्टली आपको होगी कार्बन कॉपी उसी मैच का, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखो कि आई गेस विराट आउट हुए थे, उसके बाद शायद लोमरोड थे, शायद वो भी आउट हुए थे, लोमरोड या कोई एक और बैट्समैन था जो आउट हुआ था उस दिन। और बाद में आप फिर देखो कि मैक्सवेल और फैप ने पिटाई की थी, और वंस वो आउट हो गए फिर नीचे से कुछ किसी ने भी रन नहीं बनाया था, और चेन्नई वो मैच जो कि एक समय लग रहा था कि हार जाएगा, वहाँ पे जीत गए थे। और यहाँ पे भी देखो एक वक्त पे लग रहा था कि शायद जो फैप और मैक्सी ने जो बैटिंग किया था उसके बाद ये 220 बनना चाहिए था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उस हिसाब से बैटिंग किया नहीं। लोमरोड एक है, हालांकि कार्तिक ने कोशिश बढ़िया की थी, 18 में 30 किए थे, लेकिन शायद यहाँ पे ज़रूरी था कि और थोड़े से रन बनाए वो। केदार यादव एक वक्त पे अभी कमेंट्री कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो अभी देखो ये जो दोनों बैट्समैन हैं कार्तिक और केदार यादव, ये अभी रिसेंटली कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन दोनों अभी आईपीएल खेल रहे हैं आरसीबी के लिए। और वहाँ पे देखो केदार यादव ने भी 10 में 12 किए और अंत में वनिंदु हसरंगा 8 में 12 है। तो ये कुछ जो आखिर के जो दो बैटर थे उस हिसाब से स्ट्राइक रेट नहीं रही है, और उसी वजह से आप देखो कि 20 रन का फ़र्क पड़ा है। और बाकी अगर बॉलिंग की बात करें तो जेसन बेरेंडॉर्फ ने बढ़िया स्टार्ट किया था, 4 ओवर में 36 दे के 3 आउट किए हैं। तो ये पिच में उनको मदद मिलती है, जो इनिशियल स्विंग और सीम मिलता है उसके वजह से आप देखो इनिशियली 2 विकेट लिया, बाद में आके विकेट भी लिया, तो अच्छी बॉलिंग उनकी रही। पीयूष चावला को इंट्रोड्यूस प्ले में ही करा दिया था, बट उनकी पिटाई हो गई आज 4 में 41। ऑब्वियसली एक आधा दिन खराब आता ही है। बाकी कैमरन ग्रीन ने 2 में 15 दिए और 1 विकेट लिया है। क्रिस जॉर्डन अभी जो आज सुबह ही शायद खबर आई थी कि जोफ्रा आर्चर जो कि वो रूल्ड आउट हो चुके हैं इस आईपीएल से, और उनके बदले आप देखो क्रिस जॉर्डन को ऑलरेडी साइन कर दिया था बहुत दिन पहले, बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया कि क्रिस जॉर्डन एक तरीके से मुंबई इंडियंस से जुड़ चुके हैं। हालांकि वो ऑलरेडी सका की टीम में थे, बट अभी आज मैच खेले और उनका वही होता है। पिछले सीजन में हमने चेन्नई में भी देखा था, और इससे पहले भी जो जहाँ पे आरसीबी में शायद खेल रहे थे, पिटाई उनकी होती है, एक आधा विकेट ज़रूर ले जाते हैं क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट है, तो जो उनके पास वेरिएशन है उससे विकेट ले जाते हैं, लेकिन उतनी अच्छी पिटाई भी होती है। तो 4 में 48 दिए हैं, 1 आउट हालांकि ज़रूर किया है। कुमार कार्तिकेय को आज खिलाया था, आज जो डेब्यूटेंट थे चेन्नई के खिलाफ जिन्हें उतारा था उनको नहीं खिलाया था, तो आज कुमार कार्तिकेय साथ गोए थे, शायद राघव गोयल थे जी, उनके जगह पे कुमार कार्तिकेय को वापसी कराया था। 4 ओवर में 35 रन दे के 1 आउट किया, और आकाश मधवाल जैसे कहा कि 2 में 23 पड़े हैं, और कंसिडरिंग कि वो आखिर के ओवर में बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, फिर भी आप बोलोगे 2 में 23 अच्छा बॉलिंग किया है। तो खैर ये पहले इनिंग्स की बात थी, और इसमें शायद विराट कोहली का विकेट, जो कि शायद क्राउड देखने के आए थे कि विराट कोहली कितना अच्छा करेंगे, बट वो इनिशियली आउट हो गए थे, तो थोड़ा सा झटका लगा था वहाँ पे। बट फिर भी आप कहोगे कि दोस्तों का जो स्कोर होता है वो आसान नहीं होता है उतना चेज़ करना, लेकिन मुंबई इंडियंस जिस फॉर्म के साथ खेल रही है उन्होंने उसको आसान बना दिया। और स्टार्टिंग उसमें देखो ईशान किशन ने कर दिया, अक्सर देखते हैं कि स्ट्रगल करते हैं, बट क्लियर इंटेंट आज था। और ये भी एक शायद डिसीजन जो लिया होगा शायद रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट ने, क्योंकि रोहित का फॉर्म ख़राब है, तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सेटल इन होने के लिए, उस वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको अटैक करना पड़ेगा। और उसी में देखो 200 के स्ट्राइक रेट से 21 में 42 किए हैं, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के मारे हैं, और ऑलमोस्ट सभी हर एक अच्छे गेंदबाज को पिटाई की है, लेकिन आउट भी हुए। बाद में देखो रोहित शर्मा ने पहली बॉल पे निकल के चौका मारा था हेजलवुड को, बट बाद में 8 बॉलों में 7 रन करके आउट हुए हैं। और वो जो डिसमिसल भी हुआ, लेग बिफोर हुए, वनिंदु हसरंगा के अगेंस्ट स्टेप आउट कर गए थे, थोड़ा सा लगा कि शायद हाइट के चक्कर में मिस कर सकता है स्टंप, बट वो जाके स्टंप पे लगा, और थोड़ा सा मतलब पहले देख के लगा शायद नॉट आउट होंगे, बट ऑब्वियसली देखो अब डीआरएस जब लेते हो आप, जो टेक्नोलॉजी है उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, तो वो आउट थे। लेकिन उसी में देखो कि नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव आया, और मुझे मतलब सबसे ज़्यादा खुशी आज हुई है, क्योंकि हालांकि कैमरन ग्रीन भी अच्छा कर रहे थे नंबर 3 पे, बट उनका वही दिख रहा था कि आके वो सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं, उसमें जो भी रन बनते हैं 20-25 या 1-2 बार 50-60 भी किए हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं देते थे, उनको लगता था कि वो कभी भी आउट हो सकते हैं। और जैसा कि आप पिछले मैच में देखो चेन्नई के खिलाफ तुषार देशपांडे की बॉल थी और कि आग बंद करके घुमा रहे हैं, और वो स्टंप पे जाके लगी, तो वही चीज़ है। आज सूर्य कुमार यादव को भेजा, उन्होंने नट जस्ट की पहले, क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, ईशान फिर रोहित जल्दी आउट हुए, इनफैक्ट एक ही ओवर में शायद आउट हुए हैं, तो
थोड़ी देर के लिए उन्होंने गेम चलाया, तब निहाल वडेरा ने एक तरीके से अटैक किया था, तो सूर्य कुमार यादव धीमा खेल रहे थे। बट वंस वो सेट हो गए उसके बाद उन्होंने आरसीबी के गेंदबाज और उनके फील्डर के साथ और फैफ डु प्लेसिस उनके कप्तान के साथ एक तरह से खेला और ग्राउंड के हर एक कोने में शॉट खेला और दूसरे एंड पे निहाल वडेरा ने सिर्फ उनका साथ ही दिया। तो सूर्य कुमार यादव 35 में 83 है, 7 चौके और 6 छक्के मारे हैं और थोड़ा सा नाखुश होंगे, मैच फिनिश कर नहीं पाए। बाकी निहाल वडेरा नॉट आउट रहे हैं 34 बॉल में 52 रन करके 4 चौके और 3 छक्के मारे और अंत में एक ज़बरदस्त छक्के के साथ मैच फिनिश किया है। टिम डेविड हालांकि आए थे लेकिन पहली बॉल पे वो स्लो रन पे चकमा खा गए और 0 पे आउट हुए हैं। कैमरन ग्रीन आए, 2 बॉलों में 2 रन नॉट आउट गए हैं और इसमें भी देखो कि आरसीबी ने एक्स्ट्रास दिए हैं 14 रन। तो 200 की चेज़ में आप 14 रन अगर एक्स्ट्रा ही दे दोगे तो वो भी एक तरीके से आप एक गिफ्ट दे रहे हो एक तरीके से सामने वाली टीम को। बॉलिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी की पिटाई हुई है। मोहम्मद सिराज 3 में 31 दिए हैं, 3 में 32 जॉस हेजलवुड को पड़े हैं। वनिंदु हर्षरंगा ने 2 आउट किए हैं लेकिन 4 ओवर में 53 रन दिए हैं और विजय कुमार वैशाख को आज खिलाया था एक स्पिनर कम करके करण शर्मा को ना खिला के, तो उन्होंने भी 2 आउट किया लेकिन 3 में 37 उनको पड़े हैं और 3.3 ओवर में हर्षल को 41 पड़ गए हैं। तो सभी गेंदबाज का अगर आप देखो इकॉनमी 10 के पार है, सभी की पिटाई हुई है। और खैर इस टीम का तो हालत यही है, पिछले 2 मैच में ये गेंदबाजी पिट रही है। तो आरसीबी के लिए नट जस्ट के मैच हारे हैं, 2 पॉइंट गंवाए हैं, अब उसी सिचुएशन पे आ चुके हैं जहाँ पे ऑलरेडी 5 टीमें उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब उनका नेट रन रेट भी और भी ख़राब हो गया है। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को 2 क्रूशियल पॉइंट मिले और सीधा उन्होंने 8वें पोजीशन से 3रे पोजीशन पे जंप किया है। लेकिन वहीं पे बने रहने के लिए यानी कि टॉप 4 में बने रहने के लिए उनको अगले 3 में से 2 मैच कम से कम जीतने पड़ेंगे। हालांकि 14 पॉइंट पे भी इस बार लग रहा है कि क्वालिफिकेशन हो सकता है, जिस तरह से पॉइंट्स टेबल में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है 14 में भी क्वालिफिकेशन हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुंबई अभी बेटर प्लेस है तो वो चाहेंगे हम 2 मैच कम से कम जीते यहाँ से 3 में से। कोशिश तो 3 से 3 की होगी लेकिन कम से कम अगर 2 जीतेंगे तो फिर 16 पॉइंट में और वहाँ पे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो खैर देखना पड़ेगा। बाकी वही है कि बॉलिंग में अभी भी कुछ सवाल है उनके और जिस दिन आप बाद में बॉलिंग करोगे मतलब स्कोर डिफेंड करोगे तो उस दिन आप हो सकता है आप भी 200 खा जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं चिंता रहेगा। और ऑब्वियसली रोहित शर्मा की फॉर्म, उनकी कैप्टनसी में अभी भी सवाल है, लेकिन एक चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही है वो है मुंबई की बैटिंग। जिस दिन वो चल जाएगी उस दिन आप देखोगे कि वो मैच आपको जिता के दे देंगे, स्पेशली सूर्य कुमार यादव। और बाकी तिलक वर्मा का ना होना एक सेटबैक ज़रूर था, बट राइट टाइम पे निहाल वडेरा ने भी फॉर्म दिखाया। पिछले 2 मैचेस में 2 अच्छे टीमों के अगेंस्ट चेन्नई और फिर बैंगलोर के अगेंस्ट उन्होंने 50 किया है, तो वो एक अच्छी फाइंड है। बट आरसीबी के लिए अगर चीज़ें कहें तो आई थिंक चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो उनके टॉप 3 के बाद बैटिंग ही नहीं है, मतलब केजीएफ के बाद टॉप 3 नहीं कहूँगा क्योंकि मैक्सवेल जो कि आज नंबर 4 पे आए थे, तो केजीएफ के बाद उनके पास बैटिंग ही नहीं है। दिनेश कार्तिक को और बेहतर करना पड़ेगा एज अ फिनिशर। और बाकी उनकी बॉलिंग मतलब हैरान परेशान हूँ कि इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद वो इतना ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या ही विकल्प वो ट्राई करें, जो उनके बेस्ट ऑप्शन थे बॉलिंग में उनको खिला रहे हैं बट उसके बावजूद पिट रहे हैं। तो अभी तो उनके लिए मुश्किल ही है आगे का सफ़र। आप देखो 3 मैच खेलने हैं, तीनों जीतने हैं और तीनों में आप देखो कि ऐसे टीमों के साथ खेलने हैं जिनसे आसान होगा नहीं। राजस्थान से शायद अगला मैच है, फिर एक मैच हैदराबाद के साथ है शायद, और फिर उनको गुजरात के साथ खेलना है। तो एक भी मैच हारे फंस सकते हैं क्योंकि 14 पॉइंट पे वही टीम क्वालिफाई कर पाएगी जिसका नेट रन रेट अच्छा होगा और आरसीबी का नेट रन रेट तो बहुत ही ख़राब है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाकी कल भी एक बड़ा मैच है, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई में मैच है और सीएसके अभी अच्छे पोजीशन पे है, 13 पॉइंट है 11 मैचेस में, मतलब लखनऊ से 2 पॉइंट ऊपर है और मुंबई से भी 1 पॉइंट ऊपर। लेकिन उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कल का मैच जीतना, क्योंकि जिस सिचुएशन पे मुंबई है कि उनको 2 मैच जीतने हैं, चेन्नई को भी 2 मैच जीतने हैं अपने बचे हुए तीनों मुकाबलों में। इनफैक्ट शायद गुजरात को अगर छोड़ दे, देखिए गुजरात को बचे हुए जो अपने मैचेस है उसमें से एक मैच जीतना पड़ेगा कि एक कन्फर्मेशन करने के लिए, अदरवाइज़ ऑलरेडी दे मतलब वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन अगर एक भी मैच नहीं जीतते हैं तब भी शायद क्वालिफाई कर जाए। बट चेन्नई और मुंबई दोनों के लिए यहाँ से 2-2 मैचेस जीतना ज़रूरी है। बचे हुए तीनों में से अच्छी चीज़ ये है कि आपस में नहीं खेल रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो 7 टीमें आप देखो तो वो सिमिलर सिचुएशन पे हैं।
सभी को तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे बचे हुए अपने। इवन लखनऊ को, चाहे राजस्थान हो, मतलब हम एक मतलब बेस्ट केस सिचुएशन में कह रहे हैं जहाँ पे आप एक 16 पॉइंट पे पहुँच सकते हो और लखनऊ कैन रीच 17 पॉइंट्स। तो वहाँ पे आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ से एक आधा मैच आप और गंवाते हो और फिर आप कोशिश करते हो कि 14 में क्वालिफाई कर जाए या 15 में, फिर आप डिपेंडेंट रहोगे दूसरों के ऊपर। प्लस अपना जो नेट रन रेट उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो खैर उसी में देखो चेन्नई अभी 13 पे है और अभी 3 मैचेस अगर वो जीत गए 19 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका 2 में भी काम हो जाएगा 17 में। तो उसी वजह से कल कोशिश करेंगे, क्योंकि घर पे खेल रहे हैं, अच्छे मोमेंटम के साथ आए हैं, क्योंकि मुंबई को पिछले मैच में हराया है। लखनऊ के खिलाफ भी गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया हुई। तो लगातार 2 मैचेस में आप देखो चेन्नई की बॉलिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। बैटिंग भी उनकी अच्छी है इस सीज़न, सबसे शायद कहेंगे बढ़िया बैटिंग देखने को मिली है चेन्नई से। तो उम्मीद कर सकते हैं बहुत अच्छे मैच की। दिल्ली जिस तरह से कमबैक कर रही है, वो भी नहीं चाहेंगे आसानी से चेन्नई को मैच जीतने दे, तो कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी बताइए। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा है क्रिकेट विद शुभेंदु कंटेंट, जिसमें ओडिया में है, उसको भी जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।